नमस्कार। खेती और किसानों से जुड़ी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 3 समस्याओं पर अपनी बात रखूंगा। पहली समस्या, लगातार खराब होती मिट्टी। दूसरी, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। तीसरी समस्या, धान, गन्ने और गेहूं का जरूरत से ज़्यादा उत्पादन। पहली समस्या जो लगातार खराब होती मिट्टी से जुड़ी हुई है, अधिकतर कृषि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस समस्या को बढ़ाने में रासायनिक खादों का सबसे बड़ा योगदान है। दूसरी समस्या अत्यधिक जल दोहन की है। सभी किसान जानते हैं कि धान और गन्ने में ज्यादातर जल का इस्तेमाल किया जाता है और इस समस्या को बढ़ाने में सब्सिडी का बहुत बड़ा योगदान है। रासायनिक खादों पर भी सब्सिडी है और भूमिगत जल निकालने के लिए बिजली पर भी सब्सिडी है। आप केंद्र सरकार के 2020-21 के बजट आंकड़े को देखें तो ये पाएंगे कि रासायनिक खादों के लिए 71,309 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। इसी प्रकार प्रयासपुणे.org एक वेबसाइट है, उस पर बिजली सब्सिडी पर एक रिपोर्ट रखी गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सभी राज्य सरकारें मिलकर लगभग 91,000 करोड़ रुपए का सालाना बिजली पर सब्सिडी देते हैं। जो तीसरी समस्या जरूरत से ज्यादा पैदावार की है, वो समस्या इन दोनों से जुड़ी हुई है। किसान ज्यादा खाद इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसके फलस्वरूप धान, गन्ने और गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है। हमारे देश के लिए 3 से 4 करोड़ टन अनाज के भंडार काफी है, परंतु आज की तारीख में हमारे पास 8 से 10 करोड़ टन अनाज के भंडार है, जिनका भंडारण ही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो हम ये पाएंगे कुल मिला के 1,62,000 करोड़ रुपए के आसपास मिट्टी को खराब करने में और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन में सब्सिडी दी जा रही है। अनाज के भंडारण की अलग समस्या है, जिस पर हम किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु ये तीनों समस्याएं अपनी हैं और हमें सबको मिलजुल के सोचना है कि हम आगामी पीढ़ी के लिए अपनी मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, अपने जल संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं और अनाज भंडारण की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत सारे किसान नेता और किसानों का हितैषी कहे जाने वाले बुद्धिजीवी इस बात को बोलते हुए मिल जाएंगे कि सरकारें किसानों के लिए कुछ नहीं करती, परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट आंकड़े इस बात की पुष्टि नहीं करते। यदि आप वित्त मंत्रालय भारत सरकार के 2020-21 के बजट आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि रासायनिक खादों के लिए 71,309 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 15,695 करोड़ रुपए, ब्याज में छूट के लिए 21,195 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये कुल मिलाकर लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए बनता है। इसी प्रकार सभी राज्य सरकारें लगभग 91,000 करोड़ रुपया बिजली के बिल पर छूट देती हैं, जो बिजली खेती में इस्तेमाल की जाती है। नाबार्ड की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सभी बैंकों ने मिलकर खेती के लिए, कृषि के लिए लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का
ऋण वितरित किया। इसमें से 60% ऋण फसली ऋण था। हम सभी जानते हैं कि फसली ऋण किसानों के लिए 7% की वार्षिक दर पर उपलब्ध है। यदि किसान इस ऋण को समय पर चुका देते हैं तो उनको आगे 3% की और छूट मिलती है। देश में अनेक राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस 4% बाकी बचे हुए ब्याज को भी माफ किया हुआ। तो हम पाएंगे कि लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपया ब्याज की छूट में जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस 13 जनवरी 2020 की SBI रिसर्च और PTI की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार पिछले 10 वर्षों में किसानों का 4,70,000 करोड़ रुपया का कर्ज माफ किया गया है। इसमें हम तेलंगाना की रायतु बंधु योजना और उड़ीसा की अगर कालिया योजना को शामिल कर लें, जिसमें किसानों को सीधे लाभ देने का प्रावधान है, तो हम पाएंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में मिलकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा वार्षिक किसानों पर खर्च करती है। अब ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि ये कम है, इसमें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं कि ये कम है और ज़्यादा होना चाहिए, परंतु 3 लाख करोड़ रुपए को भी हम किसानों के लिए, खेती के लिए कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। अब तक हम देख चुके हैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बजट आंकड़ों से कि दोनों मिलके लगभग 3 लाख करोड़ रुपए सालाना खेती और किसानों के लिए खर्च करते हैं। अपने देश में किसानों की संख्या लगभग 12 से 12.5 करोड़ के आसपास है। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक समझौते के बाद इस बात पर फैसला करें कि प्रत्येक किसान के खाते में हर महीने 2,000 रुपए डाले जाएंगे, जिससे प्रत्येक मास लगभग 25,000 करोड़ रुपया और पूरे वर्ष में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया डाल दिया जाएगा। इसके बाद किसानों को अन्य कोई भी सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी, विशेषकर रासायनिक खाद वाली और बिजली की छूट वाली। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस विकल्प को बेहतर विकल्प बताया है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है और इसको लागू भी करने की आवश्यकता है। हमें अपनी मिट्टी का बचाव करना है, हमें अपने भूमिगत जल का बचाव करना है। इन दोनों पर जो मिलने वाली सब्सिडी है उनको समाप्त करके यदि हम उतने ही खर्च में किसानों को लाभ दे सकें तो हमें उस विकल्प पे जरूर विचार करना चाहिए। एक दूसरा सुझाव है जिसके संदर्भ में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। जैसे हम और आप कर्ज लेते हैं, वैसे ही भारत सरकार भी कर्ज लेती है। मार्च 2020 के अंत तक भारत सरकार ने लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है, जिसके लिए लगभग 7,08,000 करोड़ रुपए के ब्याज देने का प्रावधान वर्ष 2020-21 के बजट में किया गया है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बहुत साधारणता
यानी भारत सरकार 8% सालाना साधारण ब्याज दर से कम पर कर्ज जुटा सकती है। दूसरा, नाबार्ड की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार खेती के लिए 12.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया था। अपने देश में यदि हम 12 से 12.5 करोड़ किसानों का संख्या माने तो औसतन वर्ष 18-19 में प्रत्येक किसान को 1 लाख रुपए का कर्ज दिया गया। इन दो तथ्यों के संदर्भ में मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि भारत सरकार कर्ज जुटाकर प्रत्येक किसान के खाते में 3 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट डाले। मैं किसी होने वाले भ्रम को यहीं पर स्पष्ट कर दूं, इस 3 लाख रुपए की एफडी का मतलब ये नहीं होगा कि आज एफडी डाली गई और कल ही किसान बैंकों के पास चले जाएं और अपनी एफडी निकलवा लें। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर किसानों का पूरा हक होगा, लेकिन एफडी नहीं निकलवा पाए। हम जानते हैं कि सभी बैंक एफडी को जमानत के रूप में रखकर कर्ज देते हैं। इसी प्रकार सभी किसानों को ये जो 3 लाख रुपए की एफडी मिलेगी उसको जमानत के रूप में रख के बैंक 90 से 95% तक कर्ज देंगे। तो 12.5 करोड़ किसानों को भारत सरकार 37.5 लाख करोड़ रुपया एफडी के रूप में दे, जिस पर 8% या उससे कम ब्याज दर पर जो खर्च भारत सरकार का और राज्य सरकारों को आएगा वो होगा 3 लाख करोड़ रुपया। यानी वर्तमान में जो किसानों पर 3 लाख करोड़ रुपया खर्च सालाना किया जा रहा है, 37.5 लाख करोड़ की एफडी देने पर भी भारत सरकार और राज्य सरकारों का उतना ही खर्च होगा। इस एफडी को देने के बाद अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी, विशेषकर बिजली और रासायनिक खाद, वो तो समाप्त बिल्कुल कर दी जाएगी। तब जैसा मैंने पहले कहा, बैंक 3 लाख रुपए की एफडी को जमानत के रूप में रख के किसानों को कर्ज देंगे, जो 3 लाख रुपए का 90 से 95% तक भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम पाएंगे कि 37.5 लाख करोड़ की एफडी पर बैंक सभी किसानों को 30 लाख करोड़ या उससे ज्यादा का कर्ज दे सकते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का लक्ष्य रखा है। इस सुझाव से सभी किसानों को 15 लाख करोड़ की बजाय 30 लाख करोड़ या उससे अधिक का कर्ज मिल सकता है। यदि सभी किसान इस 30 लाख करोड़ रुपए का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, पिछले 24 वर्षों में एक वित्तीय संस्थान में काम करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि कर्ज विकास का बहुत बड़ा माध्यम है। हालांकि कुछ राजनीतिक और मीडिया के हलकों में कर्ज को एक गंदे शब्द के रूप में दिखाया गया है। हर समाज में अपवाद होते हैं, लेकिन विकास के लिए कर्ज
जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि 30 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का कर्ज यदि किसान लेते हैं तो उनकी आय को 2022 तक दोगुना किया जा सकता है। और मैं इस सुझाव की पुरजोर वकालत करता हूं। सबसे पहले कृषि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, रासायनिक खादों पर और बिजली पर सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि रासायनिक खाद बाजार भाव पर उपलब्ध होगी। जब रासायनिक खाद बाजार भाव पर उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से किसान इसके इस्तेमाल में कमी लाएंगे। जब इसके इस्तेमाल में कमी होगी तो हमारी देश की जो खेती वाली मिट्टी है उसको सुधरने में मदद मिलेगी। जब खेती के लिए बिजली बाजार भाव पर उपलब्ध होगी तो किसान उसके इस्तेमाल में कमी लाएंगे और भूमिगत जल को कम निकालेंगे। ये भी हो सकता है कि किसान धान और गन्ने की फसल से दूसरी फसलों की ओर अग्रसर हो। इस बात की प्रबल संभावना है कि रासायनिक खादों के कम इस्तेमाल से और भूमिगत जल के कम इस्तेमाल से देश के कृषि उत्पादन में कमी आए। धान, गन्ना, गेहूं इनके उत्पादन में कमी आ सकती है, परंतु आज की तारीख में हम इनका आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इनके उत्पादन में आई कमी को आज की तारीख में हम सहने में सक्षम हैं। पिछले कुछ वर्षों में खाद्य पदार्थों के दामों में वांछित वृद्धि नहीं हुई है। यदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आती है तो निश्चित रूप से इनके दामों में वृद्धि होगी। उत्पादन में कमी आने से जो हमारे अनाज के भंडार बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, उसको भंडारण में जो खर्च आता है उत्पादन कम होने के बाद, उस खर्च में भी कमी आने की पूरी संभावना है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा किसानों पर। हमारे देश में काफी किसान आत्महत्या करते हैं। यदि प्रत्येक किसान के खाते में 3 लाख रुपए की एफडी होगी तो निश्चित रूप से वो एकदम निर्धन किसान तो नहीं होगा। यानी पैसे की कमी की वजह से जो किसान आत्महत्या करते हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करता कि इस एफडी के बाद कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, ऐसा होगा भी नहीं। फिर भी तो पैसे की कमी के कारण किसान आत्महत्या करते हैं, कर्ज की अधिकता के कारण किसान आत्महत्या करते हैं, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। तीसरा प्रभाव हमारी बैंकिंग व्यवस्था पर क्या पड़ेगा। 31 मार्च 2020 को आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश के बैंकों में 138 लाख करोड़ रुपया जमा था और बैंकों ने देश में 105 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया हुआ था। यदि सरकार किसानों को 37.5 लाख करोड़ रुपए की एफडी देती है तो बैंकों के जमा में 37.5 लाख करोड़ की वृद्धि होगी और किसान 37.5 लाख करोड़ को जमानत के रूप में रख के 30 लाख करोड़ या उससे अधिक का कर्जा लेते हैं तो
जो बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज है उसमें भी वांछित वृद्धि होगी, क्योंकि 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज तो कृषि के लिए पहले ही रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अतिरिक्त जो कर्ज में वृद्धि है वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। और ये भी मानना चाहिए कि जो ये वृद्धि है, क्योंकि एफडी जमानत के रूप में रखी हुई है, तो बैंकों के एनपीए में, विशेषकर इस कर्ज के लिए एनपीए में कोई वृद्धि नहीं होगी। अब देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है? यदि किसान 30 लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का कर्ज लेते हैं तो निश्चित रूप से वो इस कर्ज को निवेश भी करेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। निवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार निवेश कर पाएंगे। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ सकती है। जैसे कोई किसान मोटरसाइकिल खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदने के बाद सरकार को उस पे जो जीएसटी लगेगा वो मिलेगा। मोटरसाइकिल ऐसी तो चलती नहीं, वो पेट्रोल से चलेगी। यदि पेट्रोल खरीदेगा किसान तो उसमें भी सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलेगा। यदि किसान एक स्मार्ट मोबाइल फोन खरीदता है तो निश्चित रूप से उस पर भी जो जीएसटी लगेगा सरकार को वो मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो टेली कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम सेवाएं देती हैं, उनके डाटा की मांग बढ़ेगी, उनके कॉल की मांग बढ़ेगी। तो इसी प्रकार वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं किसान, टेलीविजन खरीद सकते हैं और अन्य उपभोक्ता सामान भी खरीद सकते हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। मैं ये मानता हूं यदि अतिरिक्त 15 लाख करोड़ रुपया किसान कर्ज के रूप में लेते हैं तो अर्थव्यवस्था को 3 से 4% भी अतिरिक्त जीडीपी का फायदा हो सकता है। तो ये योजना यदि सरकार लागू करती है 37.5 लाख करोड़ रुपए एफडी के रूप में देने की, और सभी बैंक 30 लाख करोड़ रुपए उससे ज्यादा का कर्ज देते हैं, तो कृषि पर, किसानों पर, बैंकिंग व्यवस्था पर और देश की समूची अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो मेरा सीधा सा जवाब ये है कि हाँ, इस योजना को यदि लागू करते हैं तो महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी और वो ज्यादा बढ़ेगी। वो 20% भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन महंगाई के संदर्भ में खरीदने की ताकत और खर्चने का सामर्थ्य ज्यादा बड़ा मुद्दा है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है हर साल। इस साल भी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक शाकाहारी भोजन की थाली के खर्च के संबंध में बताया गया, जो औसतन अंदाजा 25 रुपए प्रति थाली माना गया। तो इसको हम पैमाना मानते हुए ये कह सकते हैं कि एक किसान परिवार जिसमें 5 सदस्य हैं, यदि वो 25 रुपए खर्च करता है एक व्यक्ति के लिए, तो 5 परिवार सदस्यों के लिए उसको 125 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यदि पूरा परिवार 2 समय भोजन करता है तो पूरे दिन में उसको भोजन के लिए 250 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी देश में
20 से 30% या उससे भी ज़्यादा किसान परिवार इस हालत में ना हो कि वो पूरे दिन में अपने परिवार के लिए 250 रुपये खर्च कर पाए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि इस समय वो कुछ नहीं खा रहे, हाँ, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा या वो इस हालत में नहीं है कि एक भोजन की थाली पर प्रति व्यक्ति या प्रति सदस्य 25 रुपये खर्च कर पाए। अब इस योजना को लागू करने के बाद प्रत्येक किसान परिवार को 3 लाख रुपए की एफडी मिलेगी, जिसके एवज में उनको 2,70,000 रुपये तक 90% जो बनता है वो लोन मिल सकता है। यदि ये कर्ज उनको उनकी खरीदने की ताकत और खर्चने का सामर्थ्य बढ़ा देता है, तो वो इस हालत में आ सकते हैं कि वो जो 25 रुपये की थाली है, यदि वो 30 रुपये की भी हो जाती है तो उसको वो आसानी से ले पाए। यदि यह एफडी उनको ये खरीदने की ताकत और खर्चने का सामर्थ्य प्रदान करती है, तो हमें ये मानना चाहिए कि इस योजना ने अपना मकसद पूरा कर दिया। यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पैसा आए और महंगाई ना बढ़े। पूरे देश में देखा जाए तो भारत सरकार ने 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का लक्ष्य रखा है। इस योजना में सभी किसान 30 लाख करोड़ या उससे ज्यादा कर्ज के पात्र होंगे। इसका क्या मतलब है? यानी अर्थव्यवस्था में 15 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त आया है, जो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ाएगा। किसी भी जो भी अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है उसमें महंगाई होती ही होती है। एक बहुत साधारण उदाहरण मैं और देता हूँ। यदि एक कप चाय 10 रुपये का मिलता है, हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हो सकते हैं जो ये 10 रुपये का कप मिलता है उसको भी खरीदने का सामर्थ्य ना हो, परंतु हम मान सकते हैं कि पूरे देश में एक कप चाय 10 रुपये की मिलती है। यही एक कप चाय बड़े होटलों में 100 रुपये की भी मिलती है, और काफ़ी लोग वहाँ जाके बड़े होटलों में जाके 100 रुपये की चाय पीते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका खर्च करने का सामर्थ्य, खरीदने की ताकत है उनकी। लेकिन इस योजना को लागू करने के बाद यदि वही एक कप चाय 20 रुपये में मिलने लगे और सभी किसान उस एक कप चाय के लिए 20 रुपये खर्च कर पाए, तो हमें मान लेना चाहिए कि योजना ने अपना मकसद पूरा कर दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हाँ, महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, परंतु आर्थिक समृद्धि से होने वाली महंगाई से बचा नहीं जा सकता। और यह योजना किसानों की खरीदने की शक्ति और खर्चने का सामर्थ्य बढ़ाती है, और यह महंगाई उनको नहीं चुभेगी। यह काफी मुश्किल होगा, असंभव नहीं है। सभी बैंकर ये मानेंगे कि जब एफडी को जमानत के रूप में रख के कर्ज दिया जाता है तो वो सबसे सुरक्षित कर्ज होता है। तकनीकी रूप से कोई भी किसान इस कर्ज का चूक करता नहीं होगा, परंतु हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम किसी भी राजनीतिक दल को किसी दायरे में नहीं बांध सकते। कोई भी राजनीतिक दल किसी राज्य का या केंद्र स्तर पे यह घोषणा कर सकता है कि वो सत्ता आने पर इस कर्ज को माफ कर देगा, परंतु यदि हम मिसाल के तौर पर लें, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत आज की तारीख में लगभग 2,52,00,000 किसान पंजीकृत हैं। यदि उन सभी किसानों को 3 लाख रुपए की एफडी दी जाती है और उनको प्रति किसान 2,70,000 रुपये का कर्ज दिया जाता है,
तो उत्तर प्रदेश के किसानों को बैंकों की ओर से लगभग 6,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। अब 2020-21 का उत्तर प्रदेश सरकार का बजट देखें तो उसकी राशि ही 5,12,000 करोड़ रुपए बनती है। अब इस राशि में यदि सभी किसान चूककर्ता बन जाते हैं, डिफाल्टर बन जाते हैं, तो कोई सरकार 6,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे माफ कर सकती है। इसी प्रकार यदि हम केंद्रीय स्तर पर देखें तो पूरे देश में सभी किसानों को इस योजना के तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपया या उससे ज्यादा का कर्ज मिलेगा। वर्ष 2020-21 का भारत सरकार का जो बजट है वो लगभग 30,42,000 करोड़ रुपए है। कोई भी सरकार, केंद्र सरकार या राजनीतिक दल इस बजट में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज कैसे माफ कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो हमें कर्ज माफी की जरूरत शायद ना पड़े, परंतु इसमें प्रत्येक सरकार चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहे तो एफडी की जो सीमा है उसमें हर साल 20,000, 30,000 या उससे ज्यादा जितने भी हमारे पास आर्थिक संसाधन हैं जो हमें इस बात के लायक बनाते हैं कि हम किसानों को और राशि दे सकें, तो मैं ये मानता हूं कि हमें एफडी की राशि को समय समय पर बढ़ाते रहना चाहिए ताकि किसानों को लाभ भी मिलता रहे और वो बैंकों के डिफाल्टर भी ना बने, जिससे यह योजना सफल रूप से लागू होनी चाहिए। सबसे पहले इस प्रस्ताव का कौन विरोध करेगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियां और बिजली वितरण कंपनियां इस प्रस्ताव के सबसे बड़े विरोधी होंगे। क्यों? जो कंपनियां रासायनिक खाद बनाती हैं, अभी तो किसान खाद लेने के लिए उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर लाइन में लगते हैं। यदि रासायनिक खाद बाजार भाव पर उपलब्ध होगा तो इन कंपनियों को किसानों के पास जाकर अपनी रासायनिक खाद बेचनी पड़ेगी, जो उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। और रासायनिक खादों का जो कंजप्शन है, वो भी जो खपत है वो भी कम होने की संभावना है। दूसरा, अभी बहुत सारा यूरिया प्लाईवुड और पेंट उद्योग में जो कंपनियां काम करती हैं उनकी ओर चला जाता है। वो प्लाईवुड और पेंट उद्योग की कंपनियां भी इस प्रस्ताव का विरोध कर सकती हैं। दूसरी हमने बात की थी बिजली वितरण कंपनियों की। बिजली वितरण कंपनियों को राज्य सरकारों की तरफ से सीधे सब्सिडी मिल जाती है। यदि वो सब्सिडी खत्म हो गई और उनको किसानों से बिजली के बिल वसूल करने हुए तो ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियां और बिजली वितरण कंपनियां इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। और कौन इसका विरोध कर सकता है? निजी साहूकार, क्योंकि यदि सभी किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा तो निजी साहूकारों के धंधे काफी कम हो जाएंगे। तो निजी साहूकार भी इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं। इस प्रस्ताव का समर्थन कौन करेगा? मेरा यह मानना है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, यदि हम
ऐसा राजनीतिक नेतृत्व चुन पाते हैं तो वही जो किसानों को समृद्ध देखना चाहता है, किसानों की गरीबी को हटाना चाहता है, वो इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। और मेरी ये आशा है, कामना है कि एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व आए जो किसानों को समृद्धि की ओर ले जाए। दूसरा, कौन इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकता है? उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि यदि इस योजना को लागू किया जाता है तो उनके सामान की मांग बढ़ने की पूरी संभावना है। जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी और अन्य जो भी उपभोक्ता सामान, मोटरसाइकिल इत्यादि, ये कंपनियां इस योजना को पूरा समर्थन देंगी। तीसरे सबसे बड़े समर्थक कौन हो सकते हैं? बैंक। सभी बैंक इस योजना को पूरा समर्थन देंगे। कारण इस योजना के लागू होने के बाद कृषि क्षेत्र में जो उनके एनपीए, उनमें भारी कमी आएगी। यदि उसमें एनपीए में भारी कमी आती है तो निश्चित रूप से उनका जो लाभ है वो बढ़ेगा। इसलिए सभी बैंक इस योजना को समर्थन देंगे। इस योजना को कैसे लागू किया जाए? बहुत ही आसान। आज की तारीख में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 10,56,00,000 किसान पंजीकृत हैं। उन सभी किसानों का जो भी डाटा था उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। उसमें कोई उनके आंकड़ों में उनके कोई शक ही नहीं है। तो इन 10,56,00,000 किसानों को तुरंत बिल्कुल आसानी से 3 लाख रुपए की एफडी स्थानांतरित की जा सकती है, क्योंकि इन्हीं किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपए की राशि प्रत्येक 4 महीने में दी जा रही है। तो इन किसानों को 3 लाख रुपए की एफडी देने में कोई समस्या नहीं आएगी। यदि ये एफडी दी जाती है तो आप ये मान के चलिए कि लगभग सभी किसानों को 32 लाख करोड़ रुपया तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसकी एवज में यदि वो 90% कर्ज लेते हैं तो 27-28 लाख करोड़ रुपया उनको कर्ज तुरंत दिया जा सकता है। और कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करवानी चाहिए। पीएम किसान में जो किसान पंजीकृत हैं वो ऑटोमेटिक इस योजना के पात्र माने जाएंगे। यदि हम ऐसे लागू करते हैं तो इस योजना को बहुत ही आसानी से लागू किया जा सकता है। इसका बेहद सीधा सा जवाब है, सरकार ने ये पैसा एक जेब से लेकर दूसरी जेब में डाल दिया है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभपात्र किसान हैं और आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है। सरकार को क्या करना है? सरकार को भारतीय स्टेट बैंक से 3 लाख रुपए का कर्ज लेके आपके खाते में डाल देना है। यानी बैंक ने एक तरफ कर्ज दिया और दूसरी तरफ वही उतना ही पैसा उसको एफडी के रूप में मिल गया। अतिरिक्त पैसा कौन सा होगा? हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र को 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। तो इस योजना में यदि किसान 30 लाख करोड़ रुपए तक की कर्ज सीमा लेते हैं तो अतिरिक्त पैसा जो चाहिएगा वो बैंकिंग व्यवस्था को, वो होगा 15 लाख करोड़ रुपए। मैंने पहले भी बताया था 31 मार्च 2020 को देश के बैंकों में 138 लाख करोड़ रुपए जमा है और उन्होंने 105 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, जिसमें 13 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र का कर्ज भी शामिल है। तो
उनके पास उनका जमा भी बढ़ेगा और उनका कर्ज भी बढ़ जाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या मैं इसमें नहीं देखता। बैंकों के पास सिर्फ उनको 15 लाख करोड़ रुपए का ही इंतजाम करना होगा यदि सभी किसान पूरी ऋण सीमा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि भारत सरकार प्रत्येक किसान के लिए 2,70,000 रुपए के कर्ज की गारंटर बन जाए। आजकल आपने सुना होगा भारत सरकार ने एमएसएमई उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी दी है। इसी प्रकार भारत सरकार प्रत्येक किसान के लिए 2,70,000 रुपए की क्रेडिट गारंटी दे सकती है। तीसरा, हमने पहले भी चर्चा की, भारत सरकार प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपए प्रत्येक मास डाल सकती है, जिसको वो जमानत के रूप में रख के बैंक से कर्ज ले सकता है। उस अवस्था में भारत सरकार को बैंकों से 37.5 लाख रुपया 37.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप इस विचार से सहमत हैं कि प्रत्येक किसान को 3 लाख रुपए की एफडी मिलनी चाहिए और वो उसको जमानत के रूप में रख के 2,70,000 रुपये यानी 90% तक का कर्ज ले सकते हैं, तो आप इस बात को जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों के सामने उठा सकते हैं, सरकारी अधिकारियों के सामने उठा सकते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए किसी भी जन आंदोलन की वकालत नहीं करता। किसानों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। ये बात हमें सरकार के समक्ष रखनी है कि यदि आप इस योजना को लागू करते हैं तो आपके खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हमें खेती वाली मिट्टी का भी बचाव करना है, हमें भूमिगत जल के जो स्रोत हैं उनका भी बचाव करना है, साथ साथ हमें किसानों को समृद्धि की ओर भी ले जाना है। यदि दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं तो उन पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं अपने एफडी वाले विकल्प में 100% निष्ठा रखता हूं और यदि मुझे आज अवसर मिलता है, कल अवसर मिलता है या उसके बाद कभी ऐसा अवसर मिलता है कि इस योजना को किसी के समक्ष रखा जाए या लागू किया जाए, तो मैं एक पल की भी देरी नहीं लगाऊंगा। मेरा इस योजना में संपूर्ण विश्वास है और मैं ये मानता हूं कि इस योजना से हम देश के सभी किसानों को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।